नमस्कार प्यारे बच्चों, आज अपन देखेंगे स्क्रू गेज को। स्क्रू गेज से पहले वर्नियर कैलिपर को अपन अच्छे से पढ़ चुके हैं। वर्नियर कैलिपर में आपको याद होगा कि अपन ने उसका अल्पतमांक ज्ञात किया था और उसके अल्पतमांक का जो मान आया था वो आया था 0.1 mm, या फिर अपन कह सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। यानी अपन कह सकते हैं वो सेंटीमीटर में दशमलव के बाद 2 अंकों तक मापन कर सकता है। यदि अपने को इससे भी अच्छा मापन चाहिए, यानी दशमलव के बाद सेंटीमीटर में 3 अंकों तक अपने को मापन चाहिए, तो अपन यूज करेंगे किसका? स्क्रू गेज का। तो अपन कह सकते हैं कि सबसे पहले अपन स्केल को जानते थे। तो स्केल या पैमाना था, उसका अल्पतमांक 1 था। उसके बाद अपन ने वर्नियर कैलिपर्स देखा जिसका अल्पतमांक 0.1 है। अब अपन पढ़ेंगे स्क्रू गेज को, तो सामान्यतः इसका जो अल्पतमांक होता है वो होता है 0.01 तो अपन कह सकते हैं कि सबसे अल्पतमांक कम किसका है? स्क्रू गेज का है। और ये अपन अच्छे से जानते हैं कि जिसका अल्पतमांक जितना कम होता है उसका मापन उतना ही शुद्धता के साथ होता है, यानी शुद्धता के साथ वो मापन करता है। चलिए अब अपन स्क्रू गेज के बारे में देखते हैं कि स्क्रू गेज की संरचना और उसके क्या क्या भाग होते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिखा है कि स्क्रू गेज में ये जो होता है वो स्टड है। ये स्टड क्या होता है? तो देखो बच्चों, ये जो ST लिखा है वो आपका स्टड है और ये जो S लिखा है वो आपका स्क्रू है। तो ये स्टड हो गया, ये आपका स्क्रू हो गया। स्क्रू अपन जानते हैं कि स्क्रू को घुमाकर आगे या पीछे खिसकाया जा सकता है। तो अपन स्क्रू को घुमाएंगे तो स्क्रू आगे इस तरीके से खिसक सकता है और इसके साथ टच हो सकता है। इसको पीछे ले जाएंगे स्क्रू को तो ऐसे जा सकता है, लेकिन जो स्टड होता है वो अपनी जगह फिक्स होता है। तो अपन कह सकते हैं स्टड इसका यानी अपोजिट सिरा होता है जो कि स्थिर होता है, लेकिन जो स्क्रू होता है वो आगे और पीछे चल सकता है यानी गति कर सकता है। तो ये हो गया आपका स्टड और ये हो गया आपका स्क्रू। स्क्रू गतिमान होगा, स्टड स्थिर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरा भाग पढ़ते हैं मुख्य स्केल। जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर में मुख्य स्केल होता है, जैसे यहाँ पे LS जो लिखा है, तो LS के ऊपर जो पैमाना है वो आपका मुख्य स्केल है। LS इसलिए लिखा है कि लीनियर स्केल, तो इसको कई बार रेखीय पैमाना या रेखीय स्केल भी बोल देते हैं, तो इस वजह से LS यूज किया। उसके बाद देखिए चौथा है वृत्तीय स्केल। तो अपन कह सकते हैं कि जो इस पे ये वृत्ताकार जो स्केल होता है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 0, 5 और फिर घूम के आ गया है, तो इस पर जो रीडिंग होती है सामान्यतः 100 भाग इस पे पाए जाते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि 0 से लेके 99 यानी 99 तक इस पे होते हैं, तो अपन कह सकते हैं 100 भाग हो गए और इस पैमाने को अपन कहते हैं वृत्तीय पैमाना। तो ये वृत्तीय पैमाना होता है, ये आपका जो मुख्य स्केल या रेखीय पैमाना होता है। उसके बाद देखिए उसने बोला है कि U आकार के धातु का फ्रेम, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला U आकार का धातु का फ्रेम है, ये U आकार के धातु का फ्रेम है। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे R लिख रखा है, तो R को ये कहते हैं रेचेट। इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, जैसे इसको अपन इस तरीके से घुमाएंगे तो इसके घुमाने से स्क्रू घूमेगा तो आगे गति करेगा। तो अपन कह सकते हैं कि रेचेट की सहायता से पेच या स्क्रू को घुमाया जाता है, जिसकी वजह से ये आगे या पीछे गति करता है। क्योंकि अपन किसी भी वस्तु, किसी भी तार का जब अपन, जैसे तार है, बहुत पतला तार है, उसके व्यास का मापन करना है तो उस तार को क्या करेंगे, इसके बीच में रखेंगे और इसको फिक्स करने के लिए रेचेट की सहायता से इसको घुमाएंगे और तब तक घुमाएंगे जब तक ये एकदम इसमें फिक्स नहीं हो जाता। उसके बाद इसका अपन पाठ्यांक यानी रीडिंग ले लेंगे। या एक बहुत पतली सी पट्टी का है तो उसको अपन इसके बीच में रख देंगे, रेचेट की सहायता से उसको कस देंगे, कसने के बाद अपन उसका रीडिंग ले लेंगे। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि स्क्रू गेज में अपन ने जो मेन चीज़ें इसकी थी, इसमें एक स्टड होता है जो फिक्स होता है, स्क्रू होता है, इसको रेचेट की सहायता से आगे या पीछे घुमाकर खिसकाया जा सकता है। किसी भी वस्तु को रखना हो तो स्टड और इस स्क्रू के बीच में रखा जाता है। यहाँ पर एक U फ्रेम होता है, ये लोहे का बना हुआ या धातु का बना हुआ, जिस भी धातु का होगा, ठीक है। अपन कह सकते हैं कि यहाँ पे एक आपका मुख्य स्केल होगा, एक ये जो आपका है वो वृत्तीय स्केल होगा और ये आपका रेचेट होगा। ये तो इसकी होगी बेसिक जानकारी कि भाई स्क्रू गेज में इस तरीके से इसकी बनावट होती है। अब इसके आगे अपन बढ़ते हैं और सीखते हैं कि स्क्रू गेज में जो पेच है यानी जो स्क्रू है उसकी पिच
या हिंदी में इसको बोलें तो चूड़ी अंतराल। पिच जो शब्द है वो इंग्लिश का है, हिंदी का वर्ड इसके लिए होगा चूड़ी अंतराल। यानी अपन कह सकते हैं जो पिच है या चूड़ी अंतराल है उसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। अपन इस तरीके से समझ सकते हैं कि रेचेट को अपन एक पूर्ण घूर्णन करवाएं, रेचेट को अपन एक पूर्ण घूर्णन करवाएं तो उस पूर्ण घूर्णन के लिए, उस पूर्ण घूर्णन के लिए जो स्क्रू है, जैसे अपन कह रहे थे कि जो स्क्रू था वो कुछ इस तरीके से था, तो स्क्रू जितना आगे चला जाता है, जैसे अपन ने इसको ऐसे घुमाया जिसकी वजह से स्क्रू आगे गया या पीछे भी जा सकता है, आगे अपन कह सकते हैं जितना खिसकता है वो दूरी जो होती है वो ये आपकी पिच कहलाती है। ये समझ में आया कि जब अपन रेचेट की सहायता से स्क्रू को आगे या पीछे की ओर घुमाने की कोशिश ले जाने की कोशिश करते हैं, तो स्क्रू जब एक चक्कर पूर्ण कर ले, स्क्रू जब एक चक्कर पूर्ण कर ले तो उसके दौरान उसके द्वारा आगे या पीछे चली गई दूरी आपकी पिच कहलाती है। ये आपको समझ में आया होगा। अब अपन डेफिनेशन देखते हैं। कह रहा है कि एक पूर्ण घूर्णन देने पर स्क्रू द्वारा आगे अथवा पीछे की ओर तय की गई दूरी इसकी दो क्रमागत चूड़ियों के बीच के अंतराल के बराबर होती है। इसे पेच का चूड़ी अंतराल कहते हैं। तो ये कह रहा है कि जब स्क्रू को अपन एक चक्कर देंगे तो ये कितना चलता है, बोला ये इतना से चलता है जितना इनके बीच में चूड़ी अंतराल होता है, और इसी को अपन पिच कहते हैं। डायग्राम के माध्यम से अपन देख सकते हैं भाई कि ये जब स्क्रू है तो इसमें जो ये बनी है चूड़ियाँ, तो इसके बीच में अपन कह सकते हैं कि जब उसको एक चक्कर देंगे तो ये कह सकते हैं तुम चूड़ियों के बीच की दूरी है, और इसी को अपन कहते हैं पिच होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया एक चक्कर का। लेकिन कई बार क्वेश्चन वाला क्या करता है कि अपने को इस तरीके से दे सकता है कि आपने क्या करा कि 10 चक्कर इस स्क्रू को दिए, यानी आपने 10 पूर्ण चक्कर लगाए किसके, स्क्रू के, उसके लिए जो पेच आगे खिसका वो 5 mm खिसका, तब आपको बताना होता है कि पिच का वैल्यू या चूड़ी अंतराल का वैल्यू क्या हुआ। तो अपन जानते हैं भाई चूड़ी अंतराल का वैल्यू एक चक्कर में जितनी दूरी तय करता है वही तो होता है। तो अपन कह सकते हैं कि 5 mm जो था ना वो कितने चक्रों में था, वो 10 चक्रों में था। तो तुम ऐसे लिख सकते हो इसको सिंपल सी भाषा में कि 10 चक्रों में कितनी, तो आप कहोगे 10 चक्रों में 5 mm, 10 चक्रों में 5 mm, तो एक में कितनी, तो आपका आंसर होगा 5/10, और ये mm तो आंसर आ गया 0.5 mm। तो ये आपका चूड़ी अंतराल होगा। तो इसके लिए अपन एक सामान्य सा फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है कि चूड़ी अंतराल का जो फॉर्मूला यानी पिच का फॉर्मूला होगा वो होगा पेच के द्वारा रेखिक पैमाने पर चली गई दूरी। यानी अपन कह सकते हैं कि चूड़ी अंतराल क्या होगा, पेच के द्वारा रेखिक पैमाने पर चली गई कुल दूरी बटा दिए गए पूर्ण चक्रों की संख्या। इसको मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश करी है कि ऊपर आप क्या लिख दीजिए, जो भी टोटल दूरी चले वो लिख दीजिए, और इसमें भाग लगा दीजिए किसका, जितने वो चक्कर लगाता है। ये इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। क्योंकि अपन डिफाइन जब करते हैं तो अपन कहते हैं कि एक चक्कर में पेच या स्क्रू जितना आगे चलता है वो चूड़ी अंतराल कहलाता है। लेकिन क्वेश्चन वाला जानबूझकर अपने को कहता है कि इतने चक्रों में इतने mm है, तब आप चूड़ी अंतराल बताओ। ये मेरे को लगता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं और अपन सीखते हैं कि स्क्रू गेज का अल्पतमांक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आगे वाला हेडिंग है अपना स्क्रू गेज का अल्पतमांक। तो स्क्रू गेज का अल्पतमांक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सुने कि अल्पतमांक बराबर होगा चूड़ी अंतराल, जो अभी कैलकुलेट करके आए थे कि चूड़ी अंतराल क्या होगा कि स्क्रू द्वारा चली गई लीनियर पैमाने यानी अपन रेखीय पैमाने पे चली गई दूरी बटा लगाए गए चक्रों की संख्या। वो तो अपन ने देखा था चूड़ी अंतराल। लेकिन अब अल्पतमांक आपको जो फाइंड करना है ना, उसका फॉर्मूला क्या होगा कि अल्पतमांक बराबर चूड़ी अंतराल बटा वर्ताकार पैमाने पर विभागों की संख्या। आपने देखा था स्टार्टिंग में कि ये वर्ताकार पैमाना है, ये आपका वर्ताकार पैमाना है, तो इस पर कितने विभाग हैं, तो आप कहोगे 100 है। तो इसका अल्पतमांक क्या आएगा कि चूड़ी अंतराल बटा वर्ताकार पैमानों पर विभागों की कुल संख्या। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो अभी तक अपन 2 फॉर्मूले सीख गए, एक पिच का और एक अल्पतमांक का। चलिए इन्हीं का यूज करते हुए अब अपन एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो थोड़ा आप भी सोचिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक स्क्रू गेज 5 घूर्णन में 2 mm
दूरी तय करता है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि 5 घूर्णन उसको दिए तो उसके रिगार्डिंग वो 2 mm की दूरी तय करता है। तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि यहाँ से अपन चूड़ी अंतराल पता कर लेंगे। तो बताओ फिर चूड़ी अंतराल क्या आएगा। तो आप कह सकते हो इस केस में जो चूड़ी अंतराल होगा, चूड़ी अंतराल उसका फॉर्मूला तो अपन लिख के आए हैं कि चूड़ी अंतराल बराबर क्या होता है कि मुख्य पैमाने या रेखीय पैमाने पर चली गई कुल दूरी। तो आंसर है 2 mm, चली गई दूरी 2 mm अपॉन लगाए गए घूर्णनों की संख्या, या फिर कह सकते हैं कि दिए गए घूर्णन की संख्या अपन कह सकते हैं। तो कितने घूर्णन है भाई, 5 घूर्णन है। तो इसका आंसर जो आएगा वो अपन कह सकते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे तो आपका इसका आंसर आएगा 0.4 mm, 0.4 mm। ठीक है, ये आपका चूड़ी अंतराल आ गया। अब आपको बताया है कि वृत्तीय पैमाने पर 100 प्रभाग बने हुए हैं, यानी उसके कितने प्रभाग हैं, वो 100 हैं। तो आपको बताना है कि उस उपकरण यानी स्क्रू गेज का अल्पतमांक क्या होगा। तो अल्पतमांक का फॉर्मूला तो आपके सामने है कि अल्पतमांक का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, अल्पतमांक बराबर फॉर्मूला होता है चूड़ी अंतराल। अल्पतमांक बराबर होता है चूड़ी अंतराल और बटा में अपन लिख सकते हैं क्या भाई, बताओ। तो आप कहोगे वृत्तीय पैमाने पर विभागों की संख्या, वृत्तीय पैमाने पर विभागों की संख्या। तो अपन लिख सकते हैं वृत्तीय पैमाने पर विभागों की संख्या। तो ये फॉर्मूला किसका होता है, अल्पतमांक का होता है। तो सिंपल सी बात है, रख दीजिए इसमें जो भी मान अपन ने फाइंड करे तो आंसर आ जाएगा। तो आप कह सकते हो चूड़ी अंतराल अपन ने फाइंड किया था 0.04 mm और बटा कितने विभाग हैं, 100। तो आप कह सकते हैं 100। जब इसको सोल्व करते हैं तो अल्पतमांक को अपन ने देखा था वर्नियर कैलिपर में लिस्ट काउंट भी कहते हैं। तो लिस्ट काउंट का वैल्यू कितना आएगा, 0.4/100। तो आप कह सकते हो 0.004 mm, या कई बार ऑप्शन में सेंटीमीटर में भी दे दे तो आप क्या जानते हो कि 1 mm, या अपन कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितने होते हैं, 10 mm होते हैं। तो तुम ऐसा भी लिख सकते हो कि 1 mm बराबर कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो तुम ये भी लिख सकते हो कि 1 mm बराबर कितना होगा, 0.1 सेंटीमीटर। तो अपन कह सकते हैं कि mm की जगह 0.1 लिखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 0.0004 सेंटीमीटर भी सही उत्तर है। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं इस क्वेश्चन का अपन ने अल्पतमांक देखा। तो अल्पतमांक के लिए सबसे पहले पिच की गणना करनी पड़ती है। तो कई बार डायरेक्ट दिया होता है, कई बार कैलकुलेट करना होता है। तो बड़ा आसान सा होता है, कैलकुलेट कर लेते हैं। पिच आ जाने के बाद अल्पतमांक का अपन कह सकते हैं कि पिच बटा वृत्तीय पैमानों पर प्रभागों की संख्या होती है। तो इस तरीके से एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट किया। चलिए एक न्यूमेरिकल अपन और देखने की कोशिश करते हैं। तो देखो क्या बोला है कि किसी स्क्रू गेज का अल्पतमांक इतना है। तो इस केस में तो अल्पतमांक दे ही दिया, यानी लिस्ट काउंट दे ही रखा है कि 0.01 mm। ठीक है, इसके वृत्तीय पैमाने पर 100 भाग हैं, यानी आपको ये भी दे दिया कि वृत्तीय पैमाने पर 100 भाग है। उसके बाद आपको पूछा है कि स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल या पिच क्या होगा। तो अभी पढ़ के आए कि अपन फॉर्मूला जानते हैं अल्पतमांक का, लिख लेते हैं कि अल्पतमांक बराबर क्या होता है, अल्पतमांक बराबर पिच या तुम कह सकते हो चूड़ी अंतराल। तो अल्पतमांक बराबर होता है चूड़ी अंतराल और बटा अपन कह सकते हैं वृत्तीय पैमाने पर कितने भाग हैं। तो वृत्तीय पैमाने पर विभाग या भाग, ये फॉर्मूला होता है। तो अल्पतमांक का मान कितना दिया बच्चों, तो अल्पतमांक का मान दिया है 0.01 mm। चूड़ी अंतराल का मान तो कैलकुलेट करना है, यानी पिच का वैल्यू तो कैलकुलेट करना है। तो अपन कहेंगे चूड़ी अंतराल का वैल्यू तो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो इसको तो एज इट रख देते हैं। तो अपन कह सकते हैं चूड़ी अंतराल, और इसमें भागों की संख्या बात करें तो अपन कह सकते हैं 50 भाग है। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि जो चूड़ी अंतराल आएगा, चूड़ी अंतराल जो आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 50 इंटू उसको क्या लिख सकते हैं 0.01 mm। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कह सकते हो 50 इंटू 1/100 है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 50 इंटू 1/100। तो अपन कह सकते हैं इसका आंसर आ रहा है 0.5 mm, 0.5 mm, यानी अपन कह सकते हैं 0.5 mm इसका सही उत्तर होगा। तो 0.5 mm इसका दिया है ऑप्शन नंबर 1, यही अपना सही उत्तर होगा। तो अपन ने 2 क्वेश्चन में अल्पतमांक की गणना करना सीख लिया। अब अपन इससे आगे बढ़ते हैं और आगे इसका पाठ्यांक लेना सीखते हैं।
तो चलिए स्क्रू गेज का पाठ्यांक देखिए, अभी तक अपने अल्पतमांक कैलकुलेट कर लिया। अल्पतमांक कैलकुलेट करने के बाद आपको पाठ्यांक लेना अच्छे से आना चाहिए। तो चलिए पाठ्यांक के लिए क्या होता है कि इसमें दो पैमाने होते हैं। एक मुख्य पैमाना होता है जिसको रेखिक पैमाना भी कहते हैं, और दूसरा होता है वृत्तीय पैमाना जिसको अपन सर्कुलर स्केल कहते हैं। तो इसकी रीडिंग लेने के लिए जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर में वर्नियर पैमाने और मुख्य पैमाने की रीडिंग लेनी आनी चाहिए, उसी तरीके से इसमें भी आपको रीडिंग लेने के लिए रेखिक पैमाने की रीडिंग और वृत्तीय पैमाने की रीडिंग लेनी आनी चाहिए। तो एक बार अपन देख लेते हैं कि भाई रेखिक पैमाने की रीडिंग कैसे लेते हैं। तो कह रहा है कि रेखिक स्केल का वह चिन्ह जो वृत्तीय स्केल के किनारे के निकट होता है रेखिक स्केल का पाठ्यांक कहलाता है। कहना चाहता है देखियो वृत्तीय स्केल ये है, तो वृत्तीय स्केल का जो किनारा है ये वाला है, यानी ये जो लाइन है ना, इससे पहले पहले जो भी आपको दिखाई देगा वो क्या होगा, आपका मुख्य पैमाना या रेखीय पैमाने की रीडिंग होगी। तो अपन यहाँ पे कह सकते हैं ये जो इससे पहले जो दिखाई दे रहा है वो आपका मुख्य पैमाना या रेखिक स्केल की रीडिंग होगी। ये बात आपको समझ में आई। तो रेखिक स्केल की रीडिंग इस तरीके से ली जाती है। ठीक है, रीडिंग लेना अपन आगे के न्यूमेरिकल में सीख रहे हैं। उसके बाद अपन कहेंगे वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक कैसे लेंगे भाई। अरे वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक जिस तरीके से अपन वर्नियर पैमाना और मुख्य पैमाना जहाँ पे मिल जाते थे तो फिर अपन गिन लेते थे कि वर्नियर का कौन सा भाग मुख्य के मिल रहा है, वही अपना रीडिंग होता था। एग्जैक्ट ऐसा इसमें होगा कि वृत्तीय पैमाने का वह भाग, यानी वृत्तीय पैमाने का वह भाग जो मुख्य या रेखिक पैमाने की रेखा के साथ संपाती हो, वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक कहलाता है। तो यानी अपन को क्या करना है कि इसमें जो ये है यहाँ पे जो लिखे हैं 30, 35 और 40 और 45, ये वृत्तीय पैमाना है। तो आपको ध्यान से देखना है कि वृत्तीय पैमाने का कौन सा भाग इस वाली लाइन, यानी इसको रेफरेंस लाइन भी बोल सकते हैं, मुख्य पैमाने की लाइन भी बोल सकते हैं, इस लाइन के साथ मैच खा रहा है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे देखो ये 35 है, ये 36 है, ये आपका 37 है और ये आपका 38 है। तो तुम कह सकते हो कि 38वां भाग इसके साथ मेल खा रहा है। तो इसकी वजह से तुम कह सकते हो ये 38 जो होगा ना वो आपका वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक होगा। तो सिंपल सी बात हुई कि रेखिक स्केल का पाठ्यांक कैसे लेना है कि जो वृत्तीय पैमाना जो यहाँ पे चालू हो रहा है उससे पहले जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो आपका रेखिक स्केल का पाठ्यांक होगा। लेकिन वृत्तीय का कैसे होगा, तो वृत्तीय का आपको देखना हो तो आप क्या करिए कि मुख्य पैमाना है उसका जो रेफरेंस लाइन है वो लाइन वृत्तीय की कहाँ पे मिल रही है, जिससे मिल रही है वही आपका इस वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो अपन कह सकते हैं भाई पाठ्यांक का टोटल आंसर क्या होगा। तो अपन कह सकते हैं पाठ्यांक को अपन कह सकते हैं रीडिंग होगा, और रीडिंग का आंसर आपको लिखना है तो रेखिक स्केल का पाठ्यांक लो। तो रेखिक स्केल का पाठ्यांक अपन कह सकते हैं कि मेन स्केल रीडिंग हो सकती है, प्लस अपन कह सकते हैं कि वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक अपन कह सकते हैं एक प्रकार का नंबर होगा 30, 35, 36, इनके बीच में कोई भी इससे मैच कर सकता है। जिस तरीके से इसमें 36, 37 और 38 मैच कर रहे हैं तो उसको अपन एन लिख लेंगे, और इनटू अल्पतमांक अपन ने देखा था वर्नियर कैलिपर में वो लिस्ट काउंट होगा। तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं रीडिंग बराबर क्या लिख सकते हो, रीडिंग बराबर लिख सकते हो मैन स्केल रीडिंग प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट। यानी अपन कह सकते हैं कि इसका जो स्क्रू गेज है उसका जो पाठ्यांक होगा वो पाठ्यांक होगा रेखिक स्केल का पाठ्यांक प्लस वृत्तीय स्केल का पाठ्यांक इंटू अल्पतमांक। चलिए अब अपन क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन में पाठ्यांक लेना सीखते हैं कि भाई पाठ्यांक किस तरीके से लिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अपन कह सकते हैं इसमें अपने को पाठ्यांक लेना है, थोड़ा सा यहाँ पे अपन करेक्शन कर लेते हैं कि मान लीजिए ये वाला यहाँ पे ये है एक, ठीक है। अब चलिए अब इसका पाठ्यांक लेते हैं। पाठ्यांक लेना है, सबसे पहले आप क्या लेंगे, इसको अपन लिख सकते हैं सिंपल सी भाषा में कि पाठ्यांक मतलब रीडिंग हो गया। रीडिंग आपको लेना है, तो रीडिंग लेने के लिए सबसे पहले किसका रीडिंग लोगे, सबसे पहले लोगे मैन स्केल का रीडिंग प्लस एन। एन मतलब वृत्तीय पैमाने के वो भाग जो इसकी रेफरेंस लाइन या इस लाइन से जो ये लाइन होती है इससे मैच करते हैं। एन इंटू लिस्ट काउंट, ठीक है। अपन मान रहे हैं कि इसके केस में अपने को लिस्ट काउंट का मान गिवन है और लिस्ट काउंट का मान है 0.01 mm। ये अपने को बताया हुआ है कि इसका लिस्ट काउंट कितना है। चलिए ये अपने को पता है। अब अपन रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। तो इस केस में कह सकते हैं कि मैन स्केल रीडिंग लो या रेखिक स्केल पाठ्यांक लो। तो अपन कहेंगे भाई जो वृत्तीय पैमाना जो स्टार्ट हो रहा है उससे पहले जो भी रीडिंग होगी वो आपके मुख्य पैमाने की रीडिंग होगी। तो तुम कह सकते हो 0 यहाँ से स्टार्ट है तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये आपका 3 हुआ, ये 4 हुआ और ये आपका 5 हुआ।
तुम कह सकते हो ये 5 हो गए, तो अपन कह सकते हैं 5 तो हो गए, लेकिन ये 5 क्या होंगे, तो आपका आंसर हो गया ये 5 mm होंगे, ये 5 mm होंगे। तो अपन कह सकते हैं मैन स्केल की रीडिंग आ गई कितने mm, 5। एक बार और देख लें कि वृत्तीय पैमाने से पहले कितने भाग हैं, 1 2 3 4 और 5, तो 5 mm इसका सही उत्तर होगा। ठीक है भाई। उसके बाद बच्चों देखो n का वैल्यू क्या लोगे, समझदारी से बताओ तुम खुद n का वैल्यू। तो देख लो यहाँ पे आप कह सकते हो ये 0 है, ये क्या है, 0 है, 0 के ऊपर क्या है, 1 है, और ये 2 है, तो तुम कह सकते हो कि इसका तो दूसरा खाना ही मैच कर गया। तो आप कह सकते हो इस केस में n का वैल्यू 2 है, और लिस्ट काउंट अपन ने पहले ही देख लिया था 0.01 mm है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, तो तुम कह सकते हो इसका आंसर आएगा 5 mm प्लस आप कह सकते हो 0.02 mm, और तुम कह सकते हो इसका आंसर आ रहा है 5.02 mm। चलिए ये रीडिंग होगी आपकी किस में, mm में। यदि इसी को आपको सेंटीमीटर में लिखना है तो मैंने अभी बताया कि 1 mm बराबर कितना होता है, 0.1 सेंटीमीटर। तो इसका जो सेंटीमीटर में आंसर होगा वो 0.502 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से अपन ने इस स्क्रू गेज है इसका पाठ्यांक लेना सीख लिया कि भाई पाठ्यांक किस तरीके से लेते हैं। तो ये तो होता है डायग्राम की फॉर्म में कि डायग्राम दे के आपको पाठ्यांक पूछे। कई बार क्या होता है कि आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज दे के पाठ्यांक पूछता है, तो उस क्वेश्चन को अपन आगे देखते हैं। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं और थोड़ा आप भी सोचो और क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो तुमने आंसर कर लिया होगा, अब अपन इसको वेरीफाई कर लेते हैं। देखो क्या कह रहा है कि स्क्रू गेज के वृत्तीय पैमाने के 10 घूर्णन, स्क्रू गेज के वृत्तीय पैमाने के 10 घूर्णन 5 mm के तुल्य हैं। यानी ये कह रहा है कि जो 10 घूर्णन दिए जाएं तो उसके लिए जो रेखीय पैमाना है वो 5 mm चलता है। ये जानकारी अपने को पहली लाइन में दे दी। उसके बाद कह रहा है कि वृत्तीय पैमाने में 100 भाग है, यानी वृत्तीय पैमाने में 100 भाग है, ये भी अच्छी बात है। उसके बाद कह रहा है कि स्क्रू गेज से किसी तार के व्यास का पाठ्यांक जब मेजर किया जाता है तब कह रहा है कि 4 पूर्ण चक्कर या 4 पूरे घूर्णन लगाए जाते हैं और वर्ताकार स्केल के 35 भाग के द्वारा दर्शाया जाता है, तब तार का व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले मेरे को लगता है कि इसमें अल्पतमांक की गणना अपने को करनी पड़ेगी। तो अल्पतमांक की गणना सबसे पहले अपन सीख लेते हैं कि अल्पतमांक की गणना कैसे होगी, और उसके बाद अपन क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों अल्पतमांक कैसे आएगा। तो अल्पतमांक का फॉर्मूला अपन ने देखा था। तो अल्पतमांक यानी अपन कहते हैं लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट आपने बताया कि लिस्ट काउंट का मान जो होता है वो होता है पिच बटा वृत्तीय पैमानों पर विभागों की संख्या, वृत्तीय भागों की संख्या कह सकते हैं, वृत्तीय भागों की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। तो आप कह सकते हो भाई यहाँ पे वृत्तीय भागों की संख्या तो अपने को पता लग रही है कितनी है, वृत्तीय भागों की संख्या तो आपकी है 100, लेकिन यहाँ पे पिच का मालूम नहीं हो रहा। तो पिच अपन कह सकते हैं इस लाइन से आएगी। कह रहा है कि 5 घूर्णन पे कितना चल रहा है, 10 घूर्णन पे कितना चल रहा है, 5 mm। तो अपन ने देखा था कि जो पिच होता है उसका परिभाषा कैसे था कि रेखिक पैमाने या जो मुख्य पैमाना है उस पर कितना दूरी चलता है, तो 5 mm चलता है। कितने घूर्णन लगाता है, 10 घूर्णन लगाता है। तो अपन कह सकते हैं इसका आंसर आ गया 0.5 mm। तो मैं कह सकता हूँ 0.5 mm। तो अपन कह सकते हैं पिच क्या होता है, एक घूर्णन में चली गई दूरी, तो वो कितनी है 0.5 mm। तो यहाँ से कह सकते हो तुम कि इसका लिस्ट काउंट यानी अल्पतमांक आ गया 0.5 mm। तो इसको और सोल्व करोगे तो लिस्ट काउंट का मान आएगा आपका 0.005 mm। ये आपका आ गया अल्पतमांक। अब अपन लेते हैं रीडिंग। तो तुम कह सकते हो रीडिंग को लिख सकते हो बच्चों, रीडिंग बराबर तुम कह सकते हो रेखिक स्केल का पाठ्यांक या फिर कह सकते हो लीनियर स्केल का पाठ्यांक। तो MSR बोल रहा हूँ इसको, मुख्य पैमाने का पाठ्यांक, प्लस कौन से भाग मैच कर रहे हैं इनटू उसका अल्पतमांक। तो चले सबसे पहले देखते हैं कि मुख्य पैमाने का पाठ्यांक क्या होगा। तो मुख्य पैमाने का पाठ्यांक तो 4 घूर्णन यहाँ पे बता रहा है, तो अपन कह सकते हैं 4 घूर्णन उसने लगाए। लेकिन एक घूर्णन में कितना चलता है, तो एक घूर्णन में अपन ने देखा 0.5 mm चलता है। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 घूर्णन के रिगार्डिंग जो तय दूरी होगी वो कितनी होगी, इतनी होगी कि 4 × 0.5 mm, क्योंकि 4 तो घूर्णन है और एक घूर्णन में कितनी है 0.5 mm, प्लस n कौन सा भाग मिल रहा है वर्ताकार स्केल का, तो कह रहा है कि 35वां भाग मिल रहा है। तो अपन कह सकते हैं ये 35 होगा। इनटू लिस्ट काउंट की बात करें तो लिस्ट काउंट बता दो बच्चों समझदारी से, तुम कहोगे लिस्ट काउंट का मान इस केस में अपन ने फाइंड किया है कितना 0.005 और ये अपना mm में है। चलो इसको थोड़ा सा और सोल्व करते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि 5 × 4 20 होगा और एक पॉइंट लगेगा तो 2 mm होगा।
ठीक है भाई। और यहाँ पे अपन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अपन कहें 35 × 5, तो आप कह सकते हो कि 35 × 5 का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा 25, और यहाँ अपन कह सकते हैं 15 और 2 17, 175 होगा। लेकिन पॉइंट कितनों के बाद लगेगा, तो आप कह सकते हो 1 2 और 3 के बाद लगेगा, तो इसका आंसर आएगा 0.175 यानी 175 mm। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो आपका आंसर आ रहा है इसमें कितना भाई 2.175 mm, यानी अपना जो पाठ्यांक आएगा वो इस तरीके से आएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ पे तुमने बड़ी समझदारी दिखाई कि इस केस में सबसे पहले अपने को पिच ही पूछ लिया। तो पिच का मान अपन जानते हैं कि तय की गई दूरी अपोन लगाए गए चक्रों की संख्या या घूर्णनों की संख्या, तो वहाँ से पिच आ गया। और पिच में वृत्तीय पैमाने का भाग जैसे ही लगा देते हैं अल्पतमांक आ गया। अल्पतमांक आने के बाद अपन कह सकते हैं कि रीडिंग का मान तो अपन जानते हैं, सबसे पहले मैन स्केल रीडिंग ले लो, उसके बाद वृत्तीय स्केल के कितने जो भाग है या कौन सा जो भाग है वो मैच खाता है, तो वो अपन को दिया था कि ये भाग मैच खाता है इनटू अल्पतमांक, इसका सही आंसर होगा। तो अभी तक अपन ने क्या सीखा कि सबसे पहले अपन ने देखा पिच क्या होता है, उसके बाद अपन ने देखा कि अल्पतमांक क्या होता है, और उसके बाद अपन ने देखा कि स्क्रू गेज का रीडिंग कैसे लिया जाता है। इतनी बात हो जाने के बाद अपन पढ़ते हैं कि भाई क्या इसमें शून्य त्रुटि भी होती है। तो अपन कह सकते हैं कि जब अपन क्या करते हैं कि शून्य त्रुटि कैसे फाइंड करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट या प्रयोग से पहले ही पता कर ली जाती है कि अपने इस प्रयोग में कहीं त्रुटि है तो नहीं क्या। यदि त्रुटि होगी तो अपन उस त्रुटि को क्या करेंगे, जो भी अपनी सही रीडिंग आएगी उसमें साइन के साथ माइनस कर देंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये होती क्या है। तो इसको देखने के लिए अपन कह सकते हैं कि शून्यांक त्रुटि अपन देखने जा रहे हैं। तो शून्यांक त्रुटि या जीरो एरर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो एरर। तो शून्यांक त्रुटि या जीरो एरर क्या होगा, तो कह रहे हैं कि यदि पेज का सिर यानी जो पेच होता है उसका जो सिर अपन ने देखा था, अपन कह सकते हैं पहले अपन स्टार्टिंग वाले में देख के आ चुके थे, आपको याद होगा। एक बार और मैं बता देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखिए। ये जो होता है आपका ये जो बी है इसको बोल रहा है ये पेच का सिर है, ठीक है। यानी पेच का जो सिर है, यानी पेच का जो सिर है वो स्टड है। स्टड आप जानते हैं जो फिक्स होता है कि पृष्ठ को स्पर्श करे, यानी उनको एकदम टच करवा दिया है। तो तब क्या हो कि जो वृत्तीय स्केल है उसका जीरो और मुख्य स्केल का जीरो संपाती होने चाहिए, यानी एक दूसरे के संपाती होने चाहिए, तब वृत्तीय पैमाने का पाठ्यांक भी शून्य होगा। यानी जब उन दोनों को अपन ने भिड़ाया तो उस वक्त क्या होना चाहिए कि मुख्य पैमाना या रेखिक पैमाने का शून्य और वृत्तीय पैमाने का शून्य एक दूसरे से मैच करने चाहिए। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि उसका कोई रीडिंग नहीं होगा, और ऐसा रीडिंग नहीं होगा तो अपन कह सकते हैं कि उसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो उसको अपन कहेंगे कि शून्यांक त्रुटि है। लेकिन यदि ऐसा नहीं हो तो यह कहा जाता है कि स्क्रू गेज में त्रुटि है, और इसे आप शून्यांक त्रुटि या जीरो एरर कह सकते हैं। यानी सिंपल सी बात है भाई, उनको टच करवा दो, टच करवाने पे यदि उसका कोई रीडिंग नहीं आता है तो आपके इस इंस्ट्रूमेंट में कोई भी एरर नहीं है। यदि उसमें ऐसा नहीं होता है तो उसमें त्रुटि है। अब ये त्रुटि कितने प्रकार की हो सकती है, तो अपन कह सकते हैं ये त्रुटि धनात्मक और ऋणात्मक दो प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि भाई ऐसा स्क्रू गेज जिसमें कोई त्रुटि नहीं हो, ऐसा स्क्रू गेज जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो अपन कह रहे थे डेफिनेशन में कि यहाँ पे अपन देखिए ये कोई जैसे बी था, जो स्क्रू का बी था, और ये आपका स्टड था। इनको अपन ने एक दूसरे से क्या कर दिया, भिड़ा दिया। भिड़ाने के बाद अपन रीडिंग देख रहे हैं, तो रीडिंग जूम करके देख रहे हैं अपन। देखो ये आपका वृत्तीय पैमाने का शून्य है, और ये आपका किसका है, मुख्य पैमाने या रेखिक पैमाने का शून्य है। तो अपन कह सकते हैं कि एक दूसरे के संपाती है, तो इसका जो रीडिंग है वो कितना है भाई, जीरो है। रीडिंग जीरो है, यानी अपन ने कहा इन दोनों को मिलाने पे रीडिंग जीरो आ रहा है, तो इस स्क्रू गेज में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं दूसरे प्रकार की त्रुटि, जिसको अपन कहते हैं धनात्मक शून्यांक त्रुटि। यानी इसमें जो त्रुटि होती है वो धनात्मक शून्यांक त्रुटि बोली जाती है। परिभाषा क्या होगी, देखो यदि पेज के सिरे, यानी ये जो है पेज का जो सिरा है बी, इसको स्टड से टच करवाने पर वृत्तीय स्केल का शून्य, ध्यान से सुनते जाना, वृत्तीय स्केल का शून्य आधार रेखा भाई ये होती है, आधार रेखा ये होती है, वृत्तीय स्केल का शून्य आधार रेखा से नीचे रहता है, तो ऐसी त्रुटि आपकी धनात्मक शून्यांक त्रुटि होती है। सिंपल सी भाषा में बोलूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जब इनके स्टड और स्क्रू को आपस में टच करवा दें तो वृत्तीय का जो शून्य है
वो इस वाली आधार रेखा या रेफरेंस लाइन से जब नीचे रह जाता है तो उस केस में आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उसमें जो त्रुटि होगी वो आपकी होगी धनात्मक शून्यांक त्रुटि। चलिए, धनात्मक शून्यांक त्रुटि तो अपन कह देंगे कि तब होगी जब वृत्तीय का शून्य आधार रेखा से नीचे हो तब। लेकिन गणना कैसे करेंगे, तो गणना करना भी सीख लेते हैं कि अपन जानते हैं कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि, ऐसी त्रुटि अपन ने वर्नियर कैलिपर में भी कैलकुलेट करी थी। आपको फॉर्मूला भी याद होगा कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि का वहाँ पे फॉर्मूला आया था प्लस एन इंटू लिस्ट काउंट, एज इट इज़ ऐसा ही फॉर्मूला यहाँ पे है। तो तुम कह सकते हो प्लस मतलब धनात्मक शून्यांक त्रुटि। अब आपको देखना है कि कौन सा वृत्तीय पैमाने का भाग इसके रेफरेंस लाइन या आधार लाइन के साथ मैच खाता है। तो तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पे ये 0 है और ये 5वां है, तो ये 5वां भाग इसके साथ मैच कर रहा है, तो तुम कह सकते हो n होगा 5। और अपन कह रहे हैं कि स्क्रू गेज का अल्पतमांक दिया गया है 0.01 mm, तो इस वजह से आपका इस केस में जो धनात्मक शून्यांक त्रुटि है वो आ गई है 0.05 mm। तो बड़ी आसान सी थी, धनात्मक शून्यांक त्रुटि आ गई। बट इस धनात्मक शून्यांक त्रुटि का करेंगे क्या, तो अपन कह सकते हैं कि अपना जो एक्यूरेट या शुद्ध पाठ्यांक आएगा या एकदम सही पाठ्यांक आएगा, या अपन कहें कि वास्तविक पाठ्यांक, अपन ऐसा लिख सकते हैं कि वास्तविक पाठ्यांक क्या होगा कि वास्तविक पाठ्यांक का मान तुम कहोगे कि सबसे पहले तुमने रीडिंग ली थी, तो वो रीडिंग थी आपकी MSR प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। उसमें आप क्या कर देंगे, हमेशा त्रुटि को माइनस करेंगे, बट किसके साथ, साइन के साथ। तो अपन कहेंगे साइन के साथ शून्यांक त्रुटि को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे अपन त्रुटि को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन किसके साथ, चिन्ह के साथ। ये ध्यान रखना है आपको, चिन्ह के साथ, यानी इस केस में अपन चिन्ह धनात्मक रखेंगे तो ये आप कह सकते हो कि धनात्मक शून्यांक त्रुटि का मतलब ये इतना ज़्यादा मेजर कर रहा है तो माइनस होने से कम हो जाएगा अपने आप। ठीक है, समझ में आया धनात्मक शून्यांक त्रुटि। चलिए अब अपन बढ़ते हैं ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि की तरफ। तो बच्चों ये रहा आपका ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। ध्यान से देखो बच्चों, ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि तो अपन कह सकते हैं जीरो शून्यांक त्रुटि तो तब होती है जब 0 से 0 मिल जाए। बोला धनात्मक कब होती है, धनात्मक तब होती है जब आपका वृत्तीय पैमाने का शून्य आधार रेखा से नीचे होता है। तब इसका उल्टा बोल दो कि जब वृत्तीय पैमाने का शून्य आधार रेखा से ऊपर होता है बच्चों, तब उस केस में जो त्रुटि होती है वो आपकी त्रुटि होती है ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। चलिए एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि दी पेच स्टड, पेच जो है ये पेच है बच्चों, इसको अपन बी से बोल रहे थे, इसको ST से बोल रहे थे। स्पर्श कराने पर वृत्तीय पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने की आधार रेखा की ऊपर की दिशा में हो तो त्रुटि आपकी कहलाती है ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि। तो यहाँ पे त्रुटि जो है आपकी वो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। तो अब कितनी है, तो इसके लिए अपन गणना कर लेते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि इस केस में अपने को गणना करनी है ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि की। तो तुम कह सकते हो देखो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि, तो ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि वैसे ही गणना होगी जैसे आप वर्नियर कैलिपर में करते थे। तो वर्नियर कैलिपर में आपको याद होगा कि जब ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि की गणना करती हैं तो अपन कहते हैं कि कुल कितने भाग हैं, कुल वृत्तीय भाग माइनस n करेंगे, यानी n का मतलब वो भाग है जो इसके साथ क्या कर रहा है, टच हो रहा है, यानी इसके साथ मेल खा रहा है, वो कर देंगे। और इंटू किससे कर देंगे, इंटू कर देंगे आपके अल्पतमांक से। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे माइनस चिन्ह भी लगाना पड़ेगा क्योंकि आपकी त्रुटि कौन सी है, ऋणात्मक। तो अब इसको मान बताइए, तो आप कहोगे माइनस तो ऋणात्मक शून्य है त्रुटि के कारण। कुल कितने भाग हैं, तो कुल भाग आपके कितने हैं, 100 भाग हैं। इस 100 भाग में से आप कह सकते हो कौन सा भाग टच कर रहा है, तो टच कर रहा है आपका 95 यानी 95 भाग। तो 100 माइनस 95 इंटू तुम कह सकते हो कि इस केस में अपने को अल्पतमांक दिया है 0.01 mm। अब इसकी गणना कर लो तो आप कह सकते हो कि माइनस 100 में से 95 गए, 5 बचे, इंटू कह सकते हो 0.01 mm। तो इस वजह से इसका जो आंसर आया वो माइनस का 0.05 mm आया। और यहाँ पे कह सकते हो जो त्रुटि है वो आपकी ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि है। लेकिन त्रुटि कैसी हो, हमेशा अपन
जो भी रीडिंग आएगी उस रीडिंग में से माइनस कर देंगे। तो इस केस में जब अपन त्रुटि को माइनस कर रहे होंगे चिन्ह के साथ, तो ये अपने आप ही क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो अपन कह सकते हैं ये इतना कम मेजर करता है, तो इसकी वजह से अपन अपने आप ही ऐड हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आएगा। चलिए इस पे आधारित एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। आप खुद ट्राई करने की कोशिश करें पहले, और ट्राई करने के बाद इसका सोल्यूशन देखने की कोशिश करें। अपन कह रहे हैं कि क्वेश्चन में कह रहे हैं कि स्क्रू गेज के वृत्तीय पैमाने पर 100 प्रभाग बने हुए हैं, यानी वृत्तीय पैमाने पर कितने प्रभाग हैं, 200 प्रभाग हैं। वृत्तीय पैमाने पर कितने प्रभाग हैं, 200 प्रभाग हैं। तथा इसमें यह भी बोल रहा है कि एक घूर्णन में 1 mm दूरी तय करता है। एक घूर्णन में 1 mm दूरी तय करता है कौन, ये जो आपका स्क्रू गेज है। इसको अपन एक घूर्णन घुमाएं तो ये कितना दूरी चलता है, 1 mm चलता है। आगे कह रहा है कि स्क्रू गेज का चूड़ी अंतराल और अल्पतमांक ज्ञात करें। सबसे पहले यही देख लेते हैं कि भाई चूड़ी अंतराल और अल्पतमांक क्या होगा। तो चूड़ी अंतराल का फॉर्मूला अपन ने इसके स्टार्टिंग में देख लिया था कि चूड़ी अंतराल, या अपन कहें कि पिच जो होती है उसका जो मान होता है वो क्या मान होता है कि रैखिक पैमाने या मैन पैमाने पे चली गई दूरी, तो उसका मान था 1 mm, और लगाए गए चक्रों या दिए गए घूर्णनों की संख्या, तो वो घूर्णन है 1। तो यहाँ से मैं निकाल रहा हूँ कि चूड़ी अंतराल क्या होता है कि चली गई दूरी कितनी है, 1 mm है। कितने घूर्णन दिए, 1 दिया, तो तुम कह सकते हो इस केस में पिच या चूड़ी अंतराल तो 1 mm है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसकी, अल्पतमांक की। तो अल्पतमांक का फॉर्मूला आपको याद होगा कि अल्पतमांक का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला आपका होता है चूड़ी अंतराल बटा में, चूड़ी अंतराल बटा में क्या होता है कि कुल वृत्तीय भागों की संख्या, कुल वृत्तीय विभागों की संख्या। चूड़ी अंतराल बटा कुल वृत्तीय विभागों की संख्या इसका फॉर्मूला होता है। अब कह सकते हो चूड़ी अंतराल अपन ने कैलकुलेट कर लिया है, कितना आया, 1 आया। तो 1 mm बटा कितने विभाग हैं, तो आप कहोगे 200 हैं, 200 हैं। ठीक है, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करोगे तो तुम कह सकते हो इसका मान आएगा 0.00, और अपन कह सकते हैं कितना, 0 और 5 mm। इसको सॉल्व तुम इस तरीके से कर सकते हो कि इसको ऊपर क्या कर सकते हो, 1/200 है, तो अपन पहले कहेंगे कि 1/2 कर लो, तो 0.5 आ गया। 0.5 में 100 का भाग और दोगे तो 2 के बाद और पॉइंट लग जाएगा, तो 0.005 mm इसका अल्पतमांक आ गया। ये 2 क्वेश्चन अपने हो गए। अब अपने को क्या चाहिए कि कह रहा है कि सामान्य उपकरण में शून्य त्रुटि आपको दे रखी है। यहाँ पे ऋणात्मक शून्य त्रुटि आपको क्वेश्चन में गिवन है, ऋणात्मक शून्य त्रुटि आपको क्वेश्चन में गिवन है। और रीडिंग लिखते वक्त कह रहा है कि तार के मुख्य पैमाने पर पाठ्यांक कितना है, 6 mm है। 6 mm मुख्य पैमाने की यहाँ पे पाठ्यांक या रीडिंग है, और वृत्तीय पैमाने का 45वां भाग क्या कर रहा है, मेल खा रहा है। तो चलिए अपन लेते हैं रीडिंग। और रीडिंग के केस में मैं फॉर्मूला बता चुका हूँ कि रीडिंग जब भी आप लेंगे तो कैसे लेंगे, मेन स्केल या मुख्य पैमाने की रीडिंग लेंगे, प्लस n इंटू लिस्ट काउंट, MSR प्लस n इंटू लिस्ट काउंट। और यहाँ पे आप कह सकते हो माइनस, और माइनस के साथ तुम कहोगे जो भी एरर होगी या जो भी त्रुटि होगी उसको चिन्ह के साथ अपन यहाँ पे घटा देंगे। चलिए MSR देखो, तो MSR तुम कहोगे कितना mm है, 6 mm है, तो आपने लिख दिया 6 mm है। प्लस n की बात करें तो कौन सा विभाग है यहाँ पे जो मैच खा रहा है, तो आपका विभाग है 45वां मैच खा रहा है। इनटू लिस्ट काउंट अपन ने कैलकुलेट कर लिया है कि लिस्ट काउंट इसका कितना है, 0.005 है। ठीक है, ये आपका लिस्ट काउंट है। माइनस में कह सकता हूँ यहाँ पे जो त्रुटि है वो त्रुटि आपकी कितनी है, माइनस में 0.05। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, तो अपन कहेंगे यहाँ पे तो आएगा भाई 6 mm, और यहाँ पे अपन क्या करेंगे, 45 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपन कह सकते हैं 45 इंटू 5 कितना होगा, 25, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 20, ये 225 होगा। और 225 में अपन कह सकते हैं कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो अपन 3 के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो प्लस ये होगा 0.225। और यहाँ पे अपन कह सकते हैं ये ऋणात्मक शून्यांक त्रुटि थी, बट अपन ने कहा कि त्रुटि को हमेशा माइनस करेंगे, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो अपन कह सकते हैं कितना होगा, प्लस का 0.05। और ये किस में चल रहा है, वो भी mm में चल रहा है, क्योंकि mm में दिया है, तो सब कुछ डेटा mm है। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो अपन कह सकते हैं देखो इसमें अपन कहें कि यहाँ पे 0, यहाँ पे 5, तो 5 आ गया। उसके बाद अपन कह रहे हैं कि यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, 7 हो गया, तो ये 7 हो गया। यहाँ पे अब कहें अपन 0, 2, ये तो 2 हो गया, और यहाँ पे 6 बचा, तो इसका आंसर आ गया 6.275 mm, ये इसका
आंसर होगा। थोड़ा सा ये पॉइंट में कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी होती है, बाकी कॉन्सेप्ट सेम होता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपके सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करवा रहा है। कैसे? जैसे अपन ने देखा था स्टार्टिंग में चूड़ी अंतराल क्या होता है, तो आपने कहा था कि चूड़ी अंतराल एक घूर्णन में मुख्य पैमाने पर चली गई दूरी होता है, तो आपका चूड़ी अंतराल कहलाता है। तो अपन ने स्टार्टिंग में देख लिया। उसके बाद अपन ने देखा था अल्पतमांक क्या होता है, तो अल्पतमांक का परिभाषा लिखा था चूड़ी अंतराल बटा वृत्तीय पैमाने पर विभागों की संख्या। तो पहले चूड़ी अंतराल कैलकुलेट करो, फिर वृत्तीय पैमाने पर विभागों की संख्या से भाग लगा दोगे तो वहाँ से आपको अल्पतमांक मिलेगा। तीसरा मैंने सेगमेंट आपको बताया था कि रीडिंग कैसे लेते हैं, तो सबसे पहले मैन स्केल की रीडिंग लेते हैं, फिर एन कौन सी होती है, वृत्तीय पैमाने की रीडिंग होती है, इनटू लिस्ट काउंट ये भी कर लेते हैं। तो ये तीन चीज़ें आप कैलकुलेट कर ली। उसके बाद अब अपन ने त्रुटि देखी कि त्रुटि के केस में अपन कह सकते हैं कि जो जीरो है वो आधार रेखा से नीचे है तो धनात्मक शून्य त्रुटि, और ऊपर है तो ऋणात्मक शून्य त्रुटि। और त्रुटि को हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे, लेकिन चिन्ह के साथ, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा। और इस तरीके से इस क्वेश्चन में अपना पूरा चैप्टर रिवाइज हो रहा है। तो इस तरीके से अपन ने इतनी सारी चीज़ें देखी, ये आप एक बार रिवाइज करिए। धन्यवाद।